नमस्कार। आज 24 जून 2025 है और खबर ये है कि इजरायल और ईरान के बीच 12 दिन की लड़ाई के बाद अमेरिका की मदद से एक सीज फायर हुआ है। जी हाँ, घोषणा तो हो गई है। लेकिन सवाल यही है कि ये जो शांति है ये कितनी टिकाऊ होगी, क्या ये वाकई टिक पाएगी? बिल्कुल, और ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि घोषणा हुई नहीं कि कुछ ही घंटों में दोनों तरफ से उल्लंघन के आरोप आने लगे। अच्छा जी, ये दिखाता है कि जमीन पर तनाव कितना ज्यादा है। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी बोलना पड़ा। उन्होंने खास तौर पर इजरायल को चेताया कि इजरायल वो बम मत गिराओ। तो आज हम इसी पूरी स्थिति को थोड़ा खोलकर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो रिपोर्ट्स हैं, वो इसी संघर्ष विराम, इसके फौरन बाद हुए उल्लंघनों, जो नुकसान हुआ है इंसानी भी और रणनीतिक भी, और जो कूटनीतिक कोशिशें चल रही हैं उनके बारे में बताती हैं। हाँ, और मकसद यही है कि ये जो नाजुक सी स्थिति बनी हुई है असल में ये है क्या, इसके तात्कालिक नतीजे क्या हैं और आगे क्या हो सकता है, इस पर थोड़ी स्पष्टता लाई जाए। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं इसी संघर्ष विराम और उसके तुरंत बाद जो हुआ। आपने कहा आरोप प्रत्यारोप लगे। जी हाँ, लगभग फौरन। ईरान ने तो साफ इनकार किया कि उन्होंने सीज फायर के बाद कोई मिसाइल दागी है। लेकिन इजराइल का क्या कहना था? इजराइल का आरोप था कि नहीं, ईरानी रॉकेटों ने उनके शहर बेरशेबा पर हमला किया और उसमें 5 आम नागरिकों की मौत हुई और करीब 20 लोग घायल भी हुए। ओहो, और फिर इजराइल ने भी कुछ किया? हाँ, इजराइल ने भी जवाब दिया। तेहरान के पास उनका एक रडार इंस्टॉलेशन था, उस पर हमला किया। अच्छा। हालांकि रिपोर्ट्स ये हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जब हस्तक्षेप किया तो उसके बाद इजराइल ने हमले रोक दिए। लेकिन माहौल तो तनावपूर्ण ही रहा होगा ना? बिल्कुल। इजरायली रक्षा मंत्री का बयान भी आया। उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान दोबारा कुछ करता है तो वो और भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ये तो दिखाता है कि भरोसा बिल्कुल नहीं है दोनों तरफ। जरा भी नहीं। और इस सब के बीच जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ी है वो बहुत बहुत भारी है। हाँ, आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, रिपोर्टों के मुताबिक ईरान में 600 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं। 600 से ज्यादा? जी, और फिलिस्तीनी इलाकों में भी गजा से जुड़े मामलों में 25 से ज्यादा मौतें हुई हैं। और इजराइल की तरफ? इजराइल में भी करीब 28 लोगों की जान गई है और 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये तो बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। इसके साथ साथ रणनीतिक नुकसान की भी बात हो रही थी, खासकर ईरान के लिए। हाँ, वो पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका के समर्थन से जो इजरायली हमले हुए और इसमें मोसाद, इजराइल की खुफिया एजेंसी, उसकी भूमिका की भी बात है। उन्होंने ईरान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। कौन से ठिकाने? मतलब परमाणु कार्यक्रम से जुड़े? जी हाँ, बिल्कुल। उनके जो परमाणु स्थल हैं, जैसे फोर्डो है, नतान्ज है, इनको काफी नुकसान पहुंचाया गया है। ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत अहम माने जाते हैं। और मिसाइल वाले ठिकाने भी? हाँ, इस्फहार में जो मिसाइल बनाने की सुविधाएं हैं और कई उनके रडार सिस्टम्स हैं, उनको भी भारी नुकसान हुआ है। तो इसका मतलब ईरान की जो क्षमताएं हैं उन पे काफी असर पड़ा होगा। निश्चित रूप से। इस नुकसान ने ईरान की परमाणु व मिसाइल ताकत को कुछ हद तक पीछे धकेल दिया है और जाहिर है इससे पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन पर असर पड़ेगा। ये बात तो तय है। और ये लड़ाई सिर्फ इन 2 देशों तक ही नहीं रही, है ना? कुछ और भी हुआ। जी, ईरान ने कतर में जो अमेरिका का अल उदीद एयर बेस है उस पर भी मिसाइलें दागी। अच्छा, वो तो बहुत बड़ा बेस है अमेरिका का। हाँ, इस इलाके में अमेरिकन ऑपरेशंस के लिए वो एक मेन सेंटर है। हालांकि ज्यादातर मिसाइलों को तो रोक लिया गया हवा में ही। लेकिन फिर भी ये एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और इसके चलते कतर, बहरीन, कुवैत, इन सब को अपना एयर स्पेस कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा था। पूरी दुनिया देख रही होगी ये सब। क्या प्रतिक्रियाएं आई बाकी देशों से? हाँ, दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। जैसे यूरोपीय संघ है, चीन, भारत, कतर, मिस्र, रूस, तुर्की, सऊदी अरब, इन सब ने संघर्ष विराम का स्वागत तो किया है। लेकिन साथ ही ये भी चिताया है कि ये स्थिति बहुत नाजुक है, कभी भी कुछ हो सकता है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि संयम बरतें। और भारत, चीन, उनकी क्या चिंताएं थीं? चीन और भारत ने खासतौर से आर्थिक असर की बात की है कि भाई इससे व्यापार पर, खासकर जो समुद्री रास्ते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, ये तो है। इस इलाके में कुछ भी होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय झगड़ा नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा व्यापक है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? संघर्ष विराम तो है, पर जैसा आप कह रहे हैं बहुत नाजुक है। बेहद नाजुक। उत्तरी इजरायल में तो अभी भी मिसाइल और हवाई हमलों के सायरन बजने की खबरें आ रही हैं। तो इसका टिकना पूरी तरह इसी पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष कितना कंट्रोल रखते हैं।
और कूटनीति का क्या? बातचीत की कोई गुंजाइश? देखिए, कूटनीतिक मोर्चे पर भी चीजें थोड़ी उलझी हुई हैं। ईरान और यूरोप के बीच वो जो परमाणु समझौते वाली बातचीत थी, हाँ, वो फिर से शुरू होने वाली थी शायद। जी 20 जून के आसपास शुरू होनी थी, लेकिन ये जो इजरायली हवाई हमले हुए उसके बाद वो रुक गई। तो मतलब जमीन की लड़ाई बातचीत को भी रोक देती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कूटनीति कितनी मुश्किल हो जाती है ऐसे माहौल में। लेकिन क्या पर्दे के पीछे कुछ कोशिशें चल रही हैं मध्यस्थता की? हाँ, कोशिशें तो जारी हैं। कतर और मिस्र जैसे देश हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मध्यस्थता हो। उनकी कोशिश ये भी है कि ये जो ईरान इजराइल वाला संघर्ष विराम है, इसको गज्जा वाले संघर्ष विराम से किसी तरह जोड़ा जाए। अच्छा, ताकि एक बड़ी शांति डील की तरफ बढ़ा जा सके। हाँ, एक व्यापक क्षेत्रीय शांति का लक्ष्य है। अगर बड़ी तस्वीर देखें तो ये उसी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो स्थिति ये है कि एक संघर्ष विराम है कागज हाँ। पर, लेकिन बहुत ही कमजोर है। हाँ, एक धागे से बंधा हुआ कह सकते हैं। उल्लंघन के आरोप लगातार लग रहे हैं। ईरान को रणनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है, जिसने शक्ति संतुलन को थोड़ा बदला है। जी, और कूटनीति चल तो रही है, लेकिन स्थिरता अभी बहुत दूर की बात लग रही है। इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल, क्योंकि इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। ये दिखाता है कि आजकल के झगड़े कितने पेचीदा होते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जिस तरह का अविश्वास है दोनों तरफ और जो नुकसान हुआ है, क्या ऐसे में बाहर की ताकतें कूटनीति से कोई स्थायी शांति ला सकती हैं? या ये सिर्फ एक वक्फा है अगले टकराव से पहले का? हाँ, वही। मतलब सिर्फ लड़ाई रोक देना काफी है, या वो कौन से असल मुद्दे हैं जिनको हल किए बिना शांति की उम्मीद करना ही शायद बेमानी है? ये सोचने वाली बात है।